ये नेपाल में तिब्बत से अचानक आई तबाही का वीडियो ट्रेलर है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसे कुछ ही घंटों में नेपाल के कई जिले पानी के प्रहार से बर्बाद हो गए। नेपाल पर आए इस जल संकट को हम वीडियो कुंजी के जरिए डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले आप नेपाल से आई सबसे दर्दनाक तस्वीर को देखिए। कैसे इस पूरे इलाके का सैलाब से सामना हुआ, कैसे कुछ ही सेकंड में यहाँ पर स्थित मकान, दुकान सब बर्बाद हो गए। यहाँ मौजूद कई लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। पहाड़ों के बीच स्थित ये इमिग्रेशन ऑफिस है जो सैलाब के सामने 10 सेकंड में नहीं टिक सका। रसुआ जिले से होकर गुजरने वाली उफनती नदी के रौद्र रूप में इमिग्रेशन कार्यालय नष्ट हो गया। इमारत के गिरते ही पानी का तेज बहाव पलक झपकते ही पूरे दफ्तर को अपने साथ बहा ले गया। इस वीडियो में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो आपदा की गंभीरता को बयां कर रहा है। नेपाल और चीन के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग इस तबाही से खौफ में हैं। इस जल संकट की चपेट में नेपाल के कई जिले हैं, लेकिन रसुआ में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। इसे आप बहते हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इस वीडियो से समझ सकते हैं। कैसे तेज धार में सब कुछ बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक बाढ़ के बाद इस प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। इस इलाके में कुल 13 विद्युत प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। इनमें से 8 ऑपरेशनल हैं, 5 निर्माणाधीन हैं। प्रभावित प्रोजेक्ट्स की कुल क्षमता 748 मेगावाट बताई जा रही है। नेपाल की बिजली व्यवस्था में जल विद्युत का एक बड़ा हिस्सा है। ये 748 मेगावाट क्षमता का प्रभावित होना देश की बिजली आपूर्ति के लिए चिंता का विषय है। कई प्रोजेक्ट चीन नेपाल सीमा के नजदीक स्थित भोटेकोशी नदी पर स्थित है, जो इस तबाही का एपिसेंटर है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास 216 मेगावाट क्षमता वाला अपर त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना का बांध पानी के तेज बहाव में टूट गया। जब बड़े बड़े दफ्तर सैलाब के आगे सरेंडर कर रहे हों, जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पानी के तेज बहाव के सामने टिक ना रहे हों, तो सड़कों और पुल की स्थिति क्या होगी, आप अगली तस्वीर से देखिए। ये वीडियो भी नेपाल के रसुआ जिले का है, जहां अचानक पुल पानी में समा गया। अब तक आपने पुल के नीचे नदी देखी होगी, यहाँ भी पुल के नीचे नदी थी। अब पूरा पुल पानी के तेज बहाव में टुकड़े टुकड़े होकर तैर रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं चारों तरफ घर बने हुए हैं, पहाड़ हैं। इस इलाके में अच्छे खासे लोग रहते थे, लेकिन अब भूस्खलन और बाढ़ के बाद भयंकर नुकसान हुआ है। नेपाल के त्रिशूली बाजार में भी भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आसपास की तटीय बस्तियों में लगभग 60 से अधिक घरों को नुकसान हुआ। कई दुकानें तेज धार में बह गई। कई पुलिस चौकियां पानी की चपेट में आ गई। गाड़ियां बीच सड़क तैरने लगी। बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण नोवाकोट का ऐतिहासिक त्रिशूली बाजार लगभग पूरी तरह डूब गया है। यहाँ भी जल विद्युत संयंत्र, बाजार में बने कंक्रीट के पुल, त्रिशूली स्कूल, मंदिर और घर बह गए हैं। फिलहाल बाजार के लोग विदुर और कॉलोनी इलाकों में शरण ले रहे हैं। नेपाल का रसुआ काठमांडू के उत्तर में स्थित है, जहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये इलाका तिब्बत से सटा हुआ है और चीन के साथ नेपाल के मुख्य व्यापार मार्ग पर पड़ता है। निचले इलाकों में स्थित कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। काठमांडू से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्थित और तिब्बत से सटे पहाड़ी जिले रसुआ की आबादी लगभग 50,000 है। बीच सड़क कारें बह गई। बड़े बड़े ट्रक और बसें सैलाब की चपेट में आ गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए आपातकालीन सहायता की घोषणा की है। प्रभावित लोगों के लिए बुनियादी दवाएं, स्वास्थ्य उपकरण और 24 वर्ग मीटर के 15 इमरजेंसी टेंट भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा काठमांडू के बीर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में बाढ़ पीड़ितों के लिए 100 इमरजेंसी बेड आरक्षित किए गए हैं। नेपाल के चितवन में नारायणी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। तेज बहाव के बीच भगवान बुद्ध की प्रतिमा तक पानी पहुंच गया। नेपाल में अचानक आई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता के अनुसार कम से कम 25 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। राहत और बचाव अभियान में नेपाल सेना, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के जवान जुटे हुए हैं। इसके लिए 14 हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया है, ताकि दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों तक तेजी से पहुंचा जा सके। बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। आसमानी तस्वीरें नेपाल के जमीनी हालात को कुछ इस तरह बयां कर रही हैं। ड्रोन तस्वीर में देखिए कैसे हर तरफ मलबा ही मलबा है। अचानक आए सैलाब और भूस्खलन में कई कारें, बसें और वाहन बहकर मलबे के नीचे दब गए हैं। नेपाल में बाढ़ के बाद कैसे हड़कंप मच गया था, ये भी देखिए। नेपाल के रसुआ, नुवाकोट और चितवन समेत 5 जिलों में हालात ज्यादा बिगड़े हैं।
नेपाल पर्यटन विभाग के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि बाढ़ के कारण तिब्बत सीमा से लगे कई इलाके बुरी तरह तबाह हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की सूचना स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 9 बजे मिली थी। जहां कहीं घर, होटल, बाजार, दुकानें थीं, वहां पर अब तबाही के निशान हैं। भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने रसुआ और नुआकोट जैसे इलाकों में सब कुछ तबाह कर दिया है। तिब्बत की तरफ से आई तबाही में 1000 से ज्यादा लोगों के बह जाने की आशंका है। सबसे ज्यादा नुकसान रसुआ जिले में हुआ है। अकेले रसुआ जिले से ही 385 पर्यटक लापता हैं। जानकारी के मुताबिक इन लापता पर्यटकों में 300 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। मानसरोवर यात्रा पर गए कई श्रद्धालु भी इस आपदा के बाद से लापता हैं। लापता लोगों में 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जिनसे संपर्क साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। अब तक 55 लोगों के मारे जाने की खबर है। 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जैसे जैसे पानी घट रहा है, तबाही का खौफनाक मंजर सामने आ रहा है। नेपाल सरकार के मुताबिक टिमुरे बॉर्डर पोस्ट से 9 पुलिसकर्मी लापता हैं, जबकि रसुआ कस्टम ऑफिस के 14 कर्मचारी भी सैलाब में बह गए हैं। इसके अलावा लांगटांग खोला जल विद्युत परियोजना में काम करने वाले 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। खराब मौसम और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसान नहीं है। लोगों को निकालना और सुरक्षित जगह तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, बाढ़ से हुए नुकसान की सही जानकारी पता चलेगी। अभी तक की जानकारी ये है कि भोटे कोशी नदी के किनारे कई बसे गांव पूरी तरह बह गए हैं। वहां लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तबाही का ये सैलाब आगे बढ़ते हुए त्रिशूली बाजार तक पहुंचा। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भेजे गए हैं। अतिरिक्त एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ भी भेजा जा रहा है। नेपाल में बाढ़ से हुए नुकसान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और हर संभव मदद के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि नेपाल की मदद के लिए भारतीय वायुसेना तैयार है। C-17, C-130J और C-295 जैसे विमान स्टैंड बाय मोड पर हैं। आज वायुसेना का C-130 विमान राहत सामग्री लेकर जाएगा। NDRF की बाढ़ राहत टीम भी स्टैंड बाय पर है। आज का दिन नेपाल के लिए सबसे बुरा रहा है। जहां से सैलाब की एंट्री हुई, ये वहां का वीडियो है। यहीं से इस तबाही की शुरुआत हुई थी। शुरुआत को लेकर कई थ्योरी हैं। ये कहा जा रहा है कि पहले बादल फटा, ग्लेशियर टूटा, उसके बाद अचानक बाढ़ आई। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई। इसलिए बाढ़ की वजह स्थानीय बारिश नहीं मानी जा रही। एक आशंका यह है कि तिब्बत के ऊंचे इलाकों में ग्लेशियर झील अचानक फटी, जिससे लाखों क्यूसेक पानी एक साथ नीचे की ओर बढ़ा और नेपाल में दाखिल हो गया। इस इलाके में 122 ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं। इस तरह की घटनाओं को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, जब ग्लेशियर पिघलने से बनी झील में पानी ज्यादा भर जाता है या फिर पहाड़ का कोई टुकड़ा टूटकर झील में गिर जाता है। ऐसे में झील का बांध अचानक टूट जाता है। पानी का सैलाब, बर्फ और मलबा तेजी से घाटियों की ओर बहता जाता है। नीचे की तरफ बहाव होने से पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जो रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाता है। इस भीषण तबाही का नुकसान नेपाल को हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत तिब्बत के न्यालम से हुई, जहां से आया नेपाल सैलाब नेपाल की भोटे कोशी नदी में दाखिल हुआ, जिससे नदी का जलस्तर अचानक 8 से 10 मीटर तक बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए भोटे कोशी नदी का ये सैलाब त्रिशूली नदी में जा मिला। फिर नेपाल के मैदानी इलाके नारायणगढ़ की तरफ बढ़ा। यहाँ त्रिशूली नदी नारायणी नदी का रूप ले लेती है। अब इससे आगे का अलर्ट भारत के लिए भी है। नारायणी नदी भारत में प्रवेश करने के बाद गंडक कहलाती है। इस पूरी तबाही के पीछे एक आशंका और भी है, जिसकी जानकारी नेपाल के विदेश मंत्री ने दी। कहा जा रहा है कि भूकंप के बाद एक बड़े बर्फीले पहाड़ का टुकड़ा नेपाल तिब्बत सीमा पर बहने वाली लेंगदे नदी में गिरा। उसने नदी का रास्ता रोक दिया। इसके बाद वहां पानी जमा होता गया और ये अचानक नीचे की तरफ बहा।
लेंदे नदी का पानी आगे चलकर भोटेकोशी नदी में गया, जिससे वहां बाढ़ आ गई। चीनी सूत्रों की तरफ से भी यही प्रारंभिक जानकारी मिली है। ये सब कैसे हुआ, इसे विस्तार से आपको आइए समझाते हैं। नेपाल में एक बड़ा फ्लैश फ्लड आया, जिसकी शुरुआत तिब्बत से हुई, लेकिन किस रास्ते से वो आगे बढ़ा, किन किन जगहों को प्रभावित किया और कितने बड़े इलाके को प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ा है। अलर्ट बिहार तक जारी कर दिया गया है, लेकिन हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं। आपने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं, उन तस्वीरों को भी आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, ये हमारा जो मैप है, इसमें आप देखिए ये जो इलाका है, ये नेपाल से अलग तिब्बत का इलाका है। यहाँ ये जो ऊपर इलाका है, ये तिब्बत का इलाका है। ये जो जगह है, जो आप रेड में देख रहे हैं, ये जो मार्क जगह है, यहाँ फ्रेंडशिप ब्रिज है, यानी तिब्बत और नेपाल के बीच यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस है, बिल्डिंग मौजूद है। तो देखिए, ये फ्रेंडशिप ब्रिज रसवागढ़ी में मौजूद है। रसवा वो जिला जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, रसवा डिस्ट्रिक्ट फ्लड्स, यहाँ पर बड़ा जो फ्लड है वो आया है। यहाँ ऊपर तिब्बत से आते हुए ये यहाँ पहुँचा और यहाँ से सीमा पार की, यानी तिब्बत की सीमा को पार करते हुए यहाँ इधर नेपाल की सीमा में दाखिल होता है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये फ्रेंडशिप ब्रिज रसवागढ़ी में मौजूद है। ये जो इमारत है, इसको आपने वीडियो में देखा है, हम आपको दिखाएंगे भी। ये इमारत किस तरह से, इसी इमारत पर आपने देखा दोनों तरफ से, यानी इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, और इमारत के ऊपर से भी आपने मलबा आते हुए देखा है। तो ये वो जगह है जहाँ तिब्बत से नेपाल के बीच आने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस बना हुआ है। इसी को फ्रेंडशिप ब्रिज कहते हैं। यहाँ एक ब्रिज है, वो ब्रिज पूरी तरह से टूट गया है। ये इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। रसवा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आता है। इस जगह के दोनों ओर आप देखेंगे यहाँ पर होटल्स मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए, ये माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस, घाटे खोला, ये मौजूद है। ऐसे ही दोनों तरफ जेडी होटल एंड रेस्टोरेंट लॉज, दोनों तरफ आपको, दोनों तरफ ये देखिए, यहाँ पर ये फिश एंड ट्राउट रेस्टोरेंट है। ऐसे तमाम जो रेस्टोरेंट हैं, खाने की जगहें हैं, होटल्स हैं, वो इस हाईवे पर हैं। देखिए, ये हाईवे है। यहाँ से जब ये यहाँ पर रसवागढ़ी में, ये यहाँ पर देखिए आप इमारतें हैं, रसवागढ़ी है, यहाँ बॉर्डर चेक पोस्ट है रसवागढ़ी का, और ये वो फ्रेंडशिप ब्रिज है। यहाँ से दाखिल होता है, ये रसवा को पूरी तरह से प्रभावित करता है, यानी इस जिले को नेपाल में प्रभावित करता है, और फिर यहाँ से ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता है। यहाँ देखिए, ये रसवागढ़ी हाइड्रो पावर प्लांट है, ये जो है ये भी प्रभावित है। ऐसे तमाम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ हाईवे है। इसके साथ साथ ये तमाम जो नदी है ये आगे बढ़ती है, और देखिए ये त्रिशूली जो नदी है उस सिस्टम में दाखिल हो जाती है, यानी ऊपर से आकर फिर यहाँ ये दाखिल होते हैं, और उसके बाद यहाँ से ये आगे बढ़ता है। ये नेपाल बॉर्डर का आउटपोस्ट है तिमोरे। यहाँ पर देखिए, ये रसवा डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो जाता है। यहाँ रसवा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से ये देखिए, ये हम आपको और इसका जो हम आपको एक्सटेंडेड वर्जन दिखा रहे थे, इसको और ऐसे देखिए, यहाँ पर यहाँ से दाखिल हुआ है। ये पूरा रसवा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से होते हुए ये आगे बढ़ा है, और उसके बाद इस पूरे ज़िले को प्रभावित करते हुए ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ पहुँचा है। ये तमाम जो जगहें हैं ये इसकी वजह से प्रभावित हुई हैं, और ये दूर के इलाके हैं। यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक लोगों को रसद मदद पहुंचाना, वो एक बड़ी चुनौती है। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला है, रसवा डिस्ट्रिक्ट है। आसपास की जो जगहें हैं वो पूरी तरह प्रभावित हैं। यहाँ पर तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स मौजूद हैं, ये बुरी तरह से प्रभावित हैं, और यहाँ से फिर ये आगे की ओर बढ़ता चला गया है। तो देखिए, वो फ्लैश फ्लड जिसकी शुरुआत तिब्बत से हुई, नेपाल को प्रभावित करता है, और फिर पहुंचता है बिहार तक भी उसका असर। इसी वजह से, क्योंकि ये नीचे बिहार तक असर पहुंचा सकता है, इस वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के जो ज़िले हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, उनको अलर्ट पर रखा गया है। बिहार के 8 ज़िले हैं जिन्हें अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इसके अलावा गोपालगंज, सीवान, यहाँ तक कि सीतामढ़ी, ये तमाम ज़िले हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। वहाँ पर पहले ही अलर्ट कर दिया गया, और टीम्स भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। नेपाल में आई इस तबाही की असली वजह तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन इस सैलाब ने नेपाल से बिहार तक लोगों को डरा दिया है। बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बगहा में गंडक नदी पर इसका असर दिखने भी लगा है। नदी के पानी में तेज लहरें उठने लगी हैं, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। गंडक बैराज की सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रशासन की ओर से गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोले गए हैं। नेपाल बॉर्डर पर लोगों की आवाजाही भी रोक दी गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली पर विशेष नजर है।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सम्राट चौधरी से फोन पर बात की है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी निगरानी बढ़ाई गई है। महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में रोहिन, गंडक और दूसरी सहायक नदियों के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि अभी जो वहाँ से जो पानी नेपाल से आगे बढ़ रहा है वो वाल्मीकि नगर का जो हमारा गंडक बराज है वहाँ से आगे बढ़ करके आ जाएगा हमारे पास। 3,30,000 क्यूसेक तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पानी का लेवल जो है यहाँ पे रहेगा। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग सक्षम हैं। अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी तैयारी कर ली गई है और जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में कहीं भी बाढ़ की स्थिति बनी है पहले भी या जो अभी बनी हुई है, जैसे बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है या आगे भी कोई बाढ़ की चपेट में आएगा तो पूर्ण रूप से उसको सहयोग किया जाएगा। भट्टीकोशी नदी, त्रिशूली नदी नारायणी की नदी तंत्र का एक नदी है। ऐसे में नारायणी नदी और हमारी कोसी नदी में पानी आने की संभावना बनी हुई है। वाल्मीकि बैराज और देवघाट पे लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं। अभी खतरे के निशान से वाल्मीकि बैराज अभी नीचे चल रहा है, परंतु लगातार मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। अब आपको उन त्रासदियों का फ्लैशबैक भी दिखाते हैं जब भारत से नेपाल तक पहले भी हिमालय के इलाकों में तबाही मची है। 16 अगस्त 2024 को नेपाल के थामे गांव में ग्लेशियर फटने के बाद बाढ़ आई थी, जिसमें गांव के कई घर और इमारतें बह गए थे। हालांकि जब समय रहते लोगों को ऊंचे इलाकों में पहुंचाने से जान का नुकसान कम हुआ था। 4 अक्टूबर 2023 को सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आई थी, जिसमें चुंगथांग बांध टूट गया था और 179 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के तपोवन में चट्टान टूटने से मलबे के साथ सैलाब आया था, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और बहुत से लोग लापता हुए थे। जबकि सितंबर 2014 की बाढ़ को अगर याद करेंगे तो आज भी कश्मीर के लोग उसे याद करके कांप जाते हैं, जब झेलम नदी में उफान आया और श्रीनगर समेत पूरी घाटी का बड़ा हिस्सा डूब गया। इसमें भारत और पाकिस्तान में 450 से ज़्यादा मौतें हुई थी। इसके अलावा 17 जून 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी को भी शायद ही कोई भूला होगा, जब भारी बारिश के बाद चोराबारी झील का पानी मलबे के साथ नीचे आ गया था। इससे केदारनाथ, रामबाड़ा और गौरीकुंड में भारी तबाही हुई थी। हजारों लोगों की जान चली गई थी और अब इस आपदा ने नेपाल को ऐसा जख्म दिया है जिसने भरने में बहुत समय लग जाएगा। देसी राजनीति की बात करते हैं, जिसमें आधी आबादी पर आज पूरी सियासत हो रही है और हर राजनीतिक दल की नज़र महिला वोटर पर है, जिन्हें आज की राजनीति में नज़रअंदाज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो महिलाओं की वोटिंग शक्ति है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसे महिलाएं वोट देती हैं चुनाव वही जीतता है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक के चुनाव नतीजों ने ये साबित किया। इसलिए दिल्ली सरकार महिलाओं से किए वोट वादे पूरे कर रही है। उन्हें 2,500 रुपए प्रति महीने देने की शुरुआत कर रही है, जबकि यूपी में सीएम योगी और अखिलेश दोनों महिलाओं से वादे कर रहे हैं। यूपी सरकार ने आज 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली और यूपी में महिलाओं से किए वादे पर क्या क्या हो रहा है, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। यूपी में आज 2 बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई। एक तरफ योगी सरकार का सरकारी कार्यक्रम था, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का महिला प्रधान कार्यक्रम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत यूपी की 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त में यात्रा कर पाएंगी। इस योजना से रोजाना करीब 88,438 महिला यात्रियों को फायदा मिलने का अनुमान है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी ऐलान किया कि 27 अगस्त से 29 अगस्त तक सभी उम्र की महिलाएं सरकारी बस में मुफ्त में यात्रा कर पाएंगी। यानी रक्षाबंधन पर फ्री बस राइड वाला गिफ्ट है। इस मौके पर सीएम योगी ने महिलाओं के साथ बस में सेल्फी भी ली, जो काफी चर्चा में रही।
एक तरफ सीएम योगी महिलाओं को फ्री में बस यात्रा करा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव महिलाओं को भविष्य की योजना बता रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला समृद्धि सम्मान योजना की घोषणा की गई। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में इसको शामिल करेगी। इस योजना के तहत महिलाओं को साल में 40,000 रुपए मिलेंगे और ये हर वर्ष बढ़ते जाएंगे। नई सीख का सहारा देकर बड़ी खूबी से उभारा जाए। कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर ली गई। 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। प्रदेश में लगभग 12.5 करोड़ आधी आबादी महिलाओं की है, बेटी, बहन और माताओं की है। इतनी बड़ी आबादी को आज इस सुविधा को उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इतनी बड़ी सौगात आज प्रदेश भर में उपलब्ध प्रारंभ की जा रही है। ये अंतिम नहीं है, ये शुरुआत है। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा पर अखिलेश यादव को घेरा और उनके शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जिस पर अखिलेश यादव ने ये कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है। कुल मिलाकर आज यूपी में महिलाएं चुनावी राजनीति के केंद्र में रही। मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है कि देख सपाई बिटिया घबराई, यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था। उत्सव से पहले उपद्रव हो जाते थे और कर्फ्यू जब लगता था तो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी माताओं बहनों को। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। यूपी में भविष्य के चुनाव की बात हो रही है, लेकिन दिल्ली में आज चुनावी वादे के पूरे होने का दिन था। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार ने आज से महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति महीने देने की शुरुआत कर दी है। रक्षाबंधन से ठीक पहले आज दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। लक्ष्मी योजना में अब तक दिल्ली की 6 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी हर महीने 6.5 लाख महिलाओं को 2,500 रुपए मिलेंगे। इस योजना में पैसे कैसे मिलेंगे, इसमें कुछ ट्विस्ट है। महिलाओं को ये पैसे 2 किस्त में मिलेंगे। महिलाओं के 1,500 रुपए हर महीने फिक्स होंगे, जो जुलाई 2029 तक फिक्स रहेंगे,
और 1000 रुपये डिजिटल करेंसी होगी जो ऑनलाइन ही खर्च किए जा सकते हैं। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में वादा किया था कि चुनाव के बाद उनकी सरकार महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देगी। पिछले वर्ष फरवरी में सरकार बनी थी। अब सरकार ये योजना लागू कर रही है। वैसे ये पैसे उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे जिनकी उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होगी और परिवार की आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा ना हो। स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से अभिनंदन। 2500 रुपए की इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2500 बहनों को हमने वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। 1 करोड़ महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हुई थी कि लगभग 99% महिलाओं को दरकिनार करके मात्र 4000 महिलाओं को ये पैसा देना, ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है खराब है और इन बहनों के हक का पैसा भ्रष्टाचार के अंदर, अलग अलग स्कैमों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूट लिया। 1 सितंबर को उनके खाते में जो पिछले माह का, अगस्त माह का पैसा है वो आ जाएगा। और ये योजना कोई इसकी लिमिट नहीं है, कोई डेट नहीं है कि इस डेट को इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। ये लगातार चलने वाली है। कुल मिलाकर चुनावी राजनीति में अब वोट की कीमत तय करने वाली स्कीम बढ़ती जा रही है। वैसे तो इसे फ्रीबीज कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल कैश ट्रांसफर वाली चुनावी स्कीम को बढ़ाते जा रहे हैं, उससे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में चुनावी घोषणा पत्र से ज्यादा चर्चा खाते में आने वाली रकम की होगी। यानी सड़क पर गड्ढे रहें या बेरोजगारी का सवाल, चुनावी राजनीति में सबसे ट्रेंडिंग सवाल शायद यही होगा, खाते में क्या आया और कितना आया। अब बात महाराष्ट्र की, जहां टैक्सी और ऑटो ड्राइवर के लिए मराठी की अनिवार्यता वाला मामला हाईकोर्ट चला गया है। 4 ऐप बेस्ड कैब ड्राइवरों ने 12 अगस्त के सरकारी नोटिफिकेशन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने इस नियम पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस, बैज या परमिट के लिए मराठी का ज्ञान जरूरी करना राज्य सरकार के अधिकार से बाहर है। साथ ही इसे संविधान से मिले समानता, आजादी और जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस नियम से बड़ी संख्या में कमर्शियल वाहन चालकों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। मराठी भाषा को लेकर जो कंट्रोवर्सी है वो एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ जो मराठी भाषा सीखने का प्रयास है वो लगातार ऑटो टॅक्सी वाले कर रहे हैं। तुमचं नाव काय आहे? विष्णुधारी आहे। विष्णुधारी, तुम्ही कुठे राहता? पिंपरीपाडामध्ये। पिंपरीपाडा। तुम्ही गाडी कुठे चालवता? पिंपरी बांद्राची मीरा रोडच्या। आणि तुम्ही मराठी पाठशालामध्ये गेला होता तुम्ही? गेलो ना। आणि सर्टिफिकेट भेटला तुम्हाला? भेटला। भाषा सीखने के लिए आप पाठशाला गए थे? हाँ हाँ। तो मराठी सर्टिफिकेट लिया? हाँ नहीं, अभी नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, लेकिन परीक्षा दिए थे। आरटीओ वाले परेशान कर रहे हैं, मीमो बना रहे हैं। हाँ, और टूटी फूटी कोई भी बोलता है, यानी पैसेंजर लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं है। पैसेंजर लोग अगर बोलेंगे उसी हिसाब से हम लोग भी जवाब देंगे। काला कानून जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश किया गया, ये काला कानून है, वो हम गरीबों के लिए पेश किया गया। अगर आपको ये कानून लगाना है तो सबसे पहले आप बड़े लोगों पे लगाओ ना, बड़े उद्योगपतियों पर लगाओ ना। हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीखेंगे भी, लेकिन जो लाइसेंस रद्द करने की बात है ये सरासर गलत है। इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए हैं। मराठी जो लैंग्वेज जो इम्पोज किया गया है इन पिटिशनरों पर या इन चालकों पर, ये टोटली वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स है, जो कि एक फंडामेंटल राइट जो हमको हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप कोई भी देश में, कोई भी प्रदेश में जाके अपना व्यवसाय कर सकते हो, फ्रीली आप काम कर सकते हो, कोई भी भाषा आप बोल सकते हो। इसके लिए कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि जो जिस प्रदेश में आप जाओगे तो उसी भाषा का आपको प्रयोग करना पड़ेगा।